हेलो एवरीवन। राजस्थान पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के मुख्यमंत्री। हाल ही दिनों में आपने देखा होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे एक सवाल था कि निम्न में से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जो 3 बार रहे थे। एक दूसरा सवाल अभी उसी क्वेश्चन के अंदर से ऑप्शन से पूछा कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो राजस्थान में सिर्फ 2 बार रहे। फिर एक सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर एक सवाल अभी हाल ही में बना था कि अंतर्राज्यीय परिषद की चौथी बैठक में किन ने भाग लिया था। अब इस सवाल का आंसर सीधा सीधा ये था कि 90 के बाद का मुख्यमंत्री कौन है उसको आपको देखना था। तो वो 3 ऑप्शन ऐसे थे जो 90 के नीचे के थे, और एक ऑप्शन ऐसा था जो कि 90 के ऊपर का था। तो ये कब आप सॉल्व कर पाओगे, जब आपको एक समझ विकसित होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बने कब थे, कौन बने थे, कहाँ बने थे, क्यों बने थे, क्या घटनाक्रम रहा था, किस कारण से उनको हटाया गया था, कैसे कैसे घटनाक्रम बदला, क्या क्या चीजें हुई। इन सब विषयों पर मैं आज इस पूरे अच्छे से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो बहुत ही आराम से चलाने वाला हूँ, बहुत ही आराम से चीजें अपन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से केंद्र की राजनीति जो है वो राजस्थान पे इन्फ्लुएंस कर रही थी, और कैसे जो इंटरनल राजनीति है वो तत्कालीन सीएम को प्रभावित कर रही थी। तो हम ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस पूरे वीडियो में आपकी एक समझ विकसित करूं। और समझ विकसित करने के बाद जब कभी भी आप बात करो, तब आपको ये पता हो कि मैं किस मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा हूं और उस समय का घटनाक्रम क्या था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, और सारे नोट्स जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ वैसे बनाते चले। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना आप। मैं वादा करता हूँ कि आपको एक बार रिवाइज करने के बाद पूरी जो है राजस्थान की जो मुख्यमंत्री वाली सीरीज है वो आपको एकदम समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुआ। आप जानते हो कि 1947 में जब देश आजाद हो गया था उसके बाद में भारत के अंदर बहुत सारी रियासतें थी। उसमें से राजस्थान जो है वो मेनली एक तरीके से रियासत वाला राज्य हुआ करता था। तो राजस्थान का एकीकरण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती था, और ये एकीकरण का जो जिम्मा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। आप जानते हो कि हमारे एकीकरण के भी विभिन्न चरण हैं। हालांकि एकीकरण हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा समझ विकसित करने के लिए कि मुख्यमंत्री कैसे आए होंगे, इसकी समझ विकसित करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं एकीकरण की तरफ लेके जाऊंगा। और एकीकरण के बाद में मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताऊंगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, चूंकि आप मान के चलना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसी जगह से मैंने लेके आया हूँ जहां से आरपीएससी हर बार क्वेश्चन बनाती है। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हो, जो हमने पिछले साल प्रीलिम्स में पेपर बनाया था, और सेम के सेम क्वेश्चंस जो है वो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी तो कैसे बनी, क्यों बनी, उस समय उसके पीएम कौन थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पीएम कौन थे, उसके बाद में कौन पीएम थे, किस प्रकार से घटनाक्रम बदला। पहले जो मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं हुए थे वो मनोनीत हुए थे, जब मनोनीत हुए तो किस प्रकार से उनके मतलब उनके खिलाफ जो है लोगों ने एक लामबंदी की थी। इन सब विषयों पर अपन बात करेंगे। अब मैं बिना समय गवाए आपसे सीधा लेके चलता हूँ 1947 के बाद के घटनाक्रम का। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? लोकतांत्रिक सरकार की। अब देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान में किस प्रकार बनी, हम आराम से बात करेंगे। अगर आप राजस्थान के मैप को समझें कि भाई तत्कालीन मैप इस प्रकार से था, ये अपन एक तरीके से राजस्थान को मान लें। तो जो सबसे पहला चरण शुरू हुआ था वो मोटा मोटा यहाँ चरण शुरू हुआ था। इसको बोला गया था मत्स्य संघ। आप जानते हो ए बी सी और डी, ये 4 राज्य थे। 18 मार्च 1948 को जो है ये पहला चरण समाप्त हुआ था। आप सब जानते हो। और यहाँ पर जो पीएम बनाए गए थे, क्योंकि अपन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अपन सिर्फ इसी की बात करें, यहाँ पीएम बनाए गए थे उनका नाम था शोभाराम। अब ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आगे जाकर ये घटनाक्रम में आएंगे। उसके बाद जैसे ही ये चरण समाप्त होता है उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। और दूसरा चरण में आप जानते हो कि 3 रियासतें, और ये यहाँ की बूंदी, कोटा और झालावाड़, 3 रियासतें यहाँ सेंटर में, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। और 3 रियासतें यहाँ इधर वाली प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये 6 रियासतें, 6 और 3 9 रियासतें। ये 9 रियासतें मिलकर दूसरा चरण अपना
दूसरा जो चरण होता है वो समाप्त होता है यहाँ पर। आप जानते हो कि इसमें कोटा जो है सबसे बड़ी रियासत होती है, वो सारा घटनाक्रम आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। इसको बोला जाता है राजस्थान संघ। ये होता है साहब 25 मार्च 1948 को। और यहाँ पर पीएम बनाए जाते हैं गोकुल लाल असावा को। अब बात करते हैं, देखो वापस मैंने कहा पहला चरण मत्स्य संघ बना था, 18 मार्च को बना था, एबीसीडी थे। उसमें पीएम जो बनाए गए थे वो शोभाराम जी को बनाया गया था। दूसरे चरण की बात कर रहे हैं जिसमें कि तीन तीन का पेयर आपको याद रखना है, तीन याद रखने हैं, बीकानेर बूंदी, कोटा और झालावाड़, किशनगढ़, टोंक एंड शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। ये 9 मिला के एक दूसरा चरण हुआ था। दूसरा चरण में जो है गोकुललाल असावा जो है वो पीएम बन गए थे। उसके बाद तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण में मेनली यहाँ पर एक बड़ी रियासत होती है उदयपुर। उदयपुर इसमें मिल जाती है। और ये उदयपुर मिलने का जो चरण होता है वो 18 अप्रैल को होता है। 18 अप्रैल को होता है। अब यहाँ पर जब ये मिल जाता है तो पीएम जो है, चूंकि गोकुललाल असावा इन सेकंड चरण के पीएम होते हैं, थर्ड चरण में जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। और यहाँ पर पीएम बनाए जाते हैं माणिक्य लाल वर्मा। अब देखो, तीन चरण अपन बात कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, लोकतांत्रिक सरकारें कैसे बनी। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार बनी मत्स्य संघ में, वहां पर पीएम बनाए गए शोभाराम जी। उसके बाद दूसरा चरण जिसमें 9 थी, उसमें गोकुललाल असावा, फिर उदयपुर को मिला दिया गया। उदयपुर मिलाने के बाद 18 अप्रैल को हुआ था। और उदयपुर मिलाने के बाद यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा जो है वो पीएम बन जाते हैं। अब चूंकि चार बड़ी रियासतें थी जो कि अभी भी राजस्थान में मिली नहीं थी। सबसे पहली थी जोधपुर, दूसरी थी जैसलमेर, तीसरी थी बीकानेर और चौथी थी जयपुर। अब इन चारों रियासतों को यहाँ पर विलय करना था। अब आपको यही समझा देता हूँ, जब जोधपुर रियासत को विलय किया जा रहा था तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो थे जय नारायण व्यास। और यहाँ पर जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री। अब ये अगला चरण शुरू होगा। नेक्स्ट चरण जैसे ही आएगा, इन चारों रियासतों को इसके अंदर मिला दिया जाएगा। और नया चरण जो बनेगा उसका नाम करेंगे वृहत राजस्थान। आप नोट्स बनाते चले, मैं गारंटीड बता रहा हूं कि आपको सारी चीजें एकदम आराम से समझ आएगी। ठीक है। वृहत राजस्थान बनता है, पहले बनता है मत्स्य संघ, वो अलग ही है अभी तक। दूसरे चरण में आता है राजस्थान संघ, राजस्थान संघ में उदयपुर मिला दिया जाता है तो बनता है संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान के अंदर ये चार बड़ी रियासतें मिला दी जाती है जिसको कहते हैं वृहत राजस्थान। ये बात होती है 30 मार्च 1949 की। अब देखो, जब ये उद्घाटन होता है, तब इस वाले उद्घाटन में चूंकि माणिक्यलाल वर्मा जवाहरलाल नेहरू के खास होते हैं, तो यहाँ पर नेहरू जी उद्घाटन करने आते हैं। और यहाँ पर जो है वृहत राजस्थान बनता है। तो यहाँ पर पीएम बनाने की जब बात आती है तो ये देखो, अब आप पीएम बनाने की बात आती है तो हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और जय नारायण व्यास, इन तीनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। और बात चलती है कि अब पीएम किसको बनाया जाए। तो चूंकि इसके उद्घाटन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे होते हैं राजस्थान में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के खास होते हैं हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर हीरालाल शास्त्री का पलड़ा भारी हो जाता है। जय नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा जो है पीएम बनना चाहते हैं, आगे जाकर वो सीएम हो जाएंगे। वो पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पटेल साहब की चलती है, यहाँ पर जो है पीएम के रूप में जो है नाम सामने आता है, उनका नाम होता है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। अब आप इस घटनाक्रम को एक बार के लिए यहाँ याद रखना, किस तरीके से अपने चार चरण पूरे हुए थे। अब चलते हैं अपन रियल घटनाक्रम की तरफ, अगले पेज पे। देखो, 30 मार्च का दिन उद्घाटन करने आए थे पटेल साहब। और पटेल साहब के खास होते हैं हीरालाल जी, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री यहाँ पर बना दिए जाते हैं पीएम। नियुक्ति होती है उनकी 7/4/1949 को। 7/4/1949 याद रखना। हीरालाल शास्त्री पीएम बन जाते हैं। जय नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा मन को पसीज कर रह जाते हैं कि काश मैं सीएम बनता या पीएम बनता। होता क्या है,
अब लामबंदी शुरू होती है हीरालाल जी के खिलाफ। यहाँ पर वो दोनों मिलके जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा, ये दोनों हीरालाल जी के खिलाफ एक तरीके से लगातार मोर्चा खोले हुए थे। पर चूंकि पटेल साहब थे खास दिल्ली में, तो हीरालाल जी अपने आराम से सरकार को चला रहे थे। एक घटनाक्रम होता है दिसंबर 1950। दिसंबर 1950 को पटेल साहब का हो जाता है निधन। पटेल साहब का निधन होते ही हीरालाल शास्त्री पड़ जाते हैं कमजोर। अब हीरालाल शास्त्री जब कमजोर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जयनारायण व्यास और ये माणिक्यलाल वर्मा ये जाकर वापस दिल्ली में नेहरू जी से मिलते हैं। नेहरू जी से मिलते हैं और लगातार हीरालाल जी के खिलाफ बोलते हैं कि सर हीरालाल जी जो है वो खुद सरकार नहीं चला रहे हैं, लोग उनकी सरकार चला रहे हैं। इस तरीके की बातें नेहरू के सामने रखी जाती है। क्योंकि नेहरू जी जानते थे कि अभी अगर हीरालाल शास्त्री को परिवर्तित करके जयनारायण व्यास को अगर बना दिया गया तो माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल कुमावत, गोकुललाल असावा, भूरेलाल भैया, बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स थे जो कि माणिक्य जयनारायण व्यास को इतना अच्छे से पसंद नहीं करते थे। तो नेहरू जी ने एक नया नाम यहाँ पर दिमाग में लिया और यहाँ पर हीरालाल शास्त्री जी को बोला कि आप त्याग पत्र दें। तो हीरालाल शास्त्री ने यहाँ पर जनवरी, आप डेट याद नहीं करनी है, 1951, हालांकि 5 जनवरी है, जनवरी 1951 को हीरालाल शास्त्री जो है पद छोड़ देते हैं। अब देखो, अब ये जो पहले मुख्यमंत्री थे ये बेसिकली मनोनीत थे, निर्वाचन हुआ ही नहीं था, मनोनीत थे। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब जनवरी 1951 को जैसे ही पद छोड़ते हैं, इनके स्थान पर एक नया नाम आता है जिनका नाम होता है CS वेंकटाचारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। राजस्थान की विधानसभा की वेबसाइट पर इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं बताऊंगा आपको। जब CS वेंकटाचारी को बनाया जाता है तो 6/1/1951 को, और ये रहते हैं 25/4/1951 तक। 4 महीने के लिए ये मोटा मोटा CM रहते हैं। जब इनको बनाया जाता है तो इनके मंत्रिमंडल में दो लोग होते हैं, एक तो होते हैं BN झा और एक होता है हरीश शर्मा। ये आपको RPSC 100% अगले एग्जाम में कहीं न कहीं पूछने वाली है कि वेंकटाचार्य के कार्य मंत्री परिषद में कौन कौन लोग थे। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, BN झा और हरीश शर्मा, है ना। अब ये 4 महीने तक रहते हैं। अब इनको नेहरू के द्वारा क्यों बनाया जाता है, मेन बात तो ये, नेहरू जी चाहते थे कि अभी जो हीरालाल जी के खिलाफ घटनाक्रम चला है, जिससे कि राजस्थान में एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, क्योंकि राजस्थान का अभी भी एकीकरण चल रहा था। तो नेहरू जी नहीं चाहते थे कि अभी कोई ऐसा अनरेस्ट क्रिएट हो। 4-5 महीने के लिए थोड़ी बात को ठंडी कर दी जाए, उसके बाद फिर जयनारायण जी को बना दिया जाएगा। इस बात का आश्वासन देकर जयनारायण जी को एक बार के लिए शांत किया जाता है। अब CS वेंकटाचार्य के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली जोधपुर के पहले PM कह लो या दीवान कह लो, दीवान थे, और एकीकरण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर जोधपुर छोड़कर ये चले जाते हैं बीकानेर। बीकानेर के बाद ये राज प्रमुख के सलाहकार बनते हैं, फिर बनते हैं CM, और फिर बनते हैं राष्ट्रपति के सचिव। ये इनका घटनाक्रम है, याद रखना है। सबसे पहले जोधपुर के दीवान, पहले इलाहाबाद में होते हैं, इलाहाबाद से यहाँ आते हैं, जोधपुर के PM बनते हैं, दीवान बनते हैं। एक डोनाल्ड करके आदमी था उसके स्थान पे। फिर बीकानेर चले जाते हैं, बीकानेर से राज प्रमुख के सलाहकार बनते हैं, फिर CM बनते हैं, फिर राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास चले जाते हैं। ये इनके CS वेंकटाचारी का एक तरीके से घटनाक्रम है, याद रखना है इसके बारे में भी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब 4 महीने बाद घटनाक्रम चेंज होता है और जो मेन हीरो जिनको कि CM बनना था वो आ जाते हैं। मेन हीरो होता है जय नारायण व्यास। अब जय नारायण व्यास की लॉटरी लग जाती है, जय नारायण व्यास जो है वो CM बन जाते हैं। जैसे ही 25/4 को छोड़ते हैं तो मोटा मोटा मान लो 26/4 को जो है 1951, जय नारायण व्यास CM बन जाते हैं। और इनके ही नेतृत्व में पहला चुनाव होता है 1952 में। तो जयनारायण व्यास CM होते हैं, राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका होता है। जयनारायण जी जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के जितने भी लोग होते हैं और विभिन्न जो दल होते हैं उन सबके साथ मिलकर एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से पहले इलेक्शन से पहले राजस्थान में 3 CM बने थे। तीनों कौन कौन से बने? पहले बने हीरालाल शास्त्री जो कि पटेल साहब के खास थे। पटेल साहब का दिसंबर 1950 में निधन होने के कारण उनको पद छोड़ना पड़ा था, एक तरीके से ये मान सकते हैं।
उसके बाद चूंकि अनरेस्ट को दबाना था तो नेहरू जी ने एक नया नाम, जो कि आईसीएस ऑफिसर थे, याद रखना, आईसीएस अधिकारी थे, सीएस वेंकटाचारी, उनको जो है 4-5 महीने के लिए राजस्थान में सीएम नियुक्त कर दिया जाता है। सीएस वेंकटाचारी जो थे प्रधान, जयपुर के दीवान थे, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। उसके बाद वो बीकानेर चले गए, बीकानेर के बाद राज प्रमुख जो थे मान सिंह जी, उनके सलाहकार बनते हैं। फिर उसके बाद वो सीएम बनते हैं, सीएम बनने के बाद में फिर जो है वो राष्ट्रपति जी के पास चले जाते हैं। ये सीएस वेंकटाचारी के बारे में बात है। इनके कार्यकाल में, जब ये 4 महीने का कार्यकाल था, तो इनके दो मंत्री हुआ करते हैं, एक बीएन झा और दूसरे हरि शर्मा। नाम याद रखना, आरपीएससी पूछेगी। उसके बाद में जैसे ही ये 4 महीने बाद हटते हैं, तो उनके स्थान पर जो है, उनके स्थान पर जिनका मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित था पहले ही, वो आते हैं जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास 26/4/1951 से लगाकर पहले इलेक्शन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। अब आती है बात, अब ये देखो, आप पूरी तरीके से समझना कि राजस्थान में बड़े लीडर्स जो है वो एक तरीके से चुनाव की ओर जा रहे हैं। कौन कौन लीडर क्या क्या करेगा, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे, ताकि आपको समझ आएगा कि 1952 में ऐसा हुआ क्या था। अब चलते हैं 1952 के इलेक्शन की तरफ। सबसे पहले बात करूंगा मैं इलेक्शन 1952। अब देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 1952 के इलेक्शन से पहले इंडिया था कैसा। आप जानते हो कि इंडिया में 4 प्रकार के राज्य और यूटी थे, ए बी सी और डी। राजस्थान जो था वो बी में था, ये आप जानते हो। और अजमेर जो था यहाँ पर था। इसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही राजस्थान के पार्ट है। हम ज्यादातर राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, अजमेर के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों ही चीजें पढ़नी जरूरी है, और आप नोट्स बनाते हुए चले प्लीज। तो राजस्थान जो है वो और अजमेर का इलेक्शन किस प्रकार हुआ था, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में इलेक्शन कैसे हुए थे। तो आपको इलेक्शंस के बारे में याद रखना है, दो तिथि, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को उस समय ब्रेक लगाना है, बाकी चलते चलना है 5-5 साल। देखो, 1952 से लगातार 5 साल जोड़ते हुए चलना है आपको, जब तक कि 1980 नहीं आ जाए। जब तक कि 1980 नहीं आ जाए, तो 1980 आते ही रुकना है। मतलब 77 से 80 तक जाना है, यहाँ रुकोगे आप 1980, मतलब 1977 से 80, एक तो यहाँ आके रुकोगे 5 साल। फिर आपको 5 साल ऐड करना है, फिर आपको 90 से 92 तक रुकना है 2 बार, और फिर आपको 5 साल ऐड करते चलना है बस। फिर बता रहा हूँ, 1952 से 5-5 साल ऐड करते चलना, 77 से 80 पे आके रुकना। यहाँ 3 साल की ही गवर्नमेंट थी, ठीक है। आप एक बार टिप्स पे करोगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद 5 साल, 5 साल आगे चलते चलना, 90 आके रुकना। और 90 के बाद आप रुकोगे 92 तक। और 92 के बाद जो भी ईयर शुरू होगा, मतलब 93 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था, वो मैं बात बताऊंगा आपको। और फिर 5 साल आगे ऐड करते हुए चलना। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो सीटें थी वो कैसे बदली। ये भी मैं आपको एक फ्लो चार्ट में यही बता देता हूँ, देखो। अब समझना, सीटें जो है 200 कैसे हुई थी। ज्यादातर क्या है कि रटने की कोशिश करते हैं। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, ये पता है। यहाँ पर 160 सीट्स थी। कितनी सीट्स थी? 160। आप जानते हो कि 1952 में ही परिसीमन आयोग आया था। 1952, तो 52 में उसको बनाया था, तो 2-3 साल में उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट लागू कब होगी, अगले साल लागू होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 1957 का जो इलेक्शन हुआ था, 1957, उस समय सीटें बढ़ के हो गई 160, 176, क्योंकि परिसीमन आयोग की सिफारिश लागू हो गई थी। अब चलते हैं आगे। 1962, 62 में वही 76 रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो परिसीमन आयोग चल ही रहा है। पर 62 में एक फिर से परिसीमन आयोग बनता है, आपको ध्यान हो तो। 1962, और फिर अगले इलेक्शन में फिर से सीटें बढ़ेगी। 1967 यहां बढ़ के हो जाती है 184। यहां तक क्लियर है। फिर चलते हैं 72, 1972। 72 में सेम रहेगी, क्योंकि परिसीमन आयोग यही चल रहा है, 62 वाला। फिर 72 में एक फिर से परिसीमन आयोग बनता है। 1972 नाम होता है। ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट आने में 1-2 साल लगेंगे, तो फिर से जो अगला इलेक्शन होगा उसमें सीटें बढ़ जाएगी। अब इलेक्शन होता है 1977, और यहाँ बढ़ के सीटें कितनी हो जाएगी? 200।
तो अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पहले इलेक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा और पांचवा, ऐसे दिमाग में रखना। पहले इलेक्शन में 160 थी, दूसरे में आप आगे जाओगे तो अगला आ जाएगा 57, उसमें 76, तीसरा छोड़ देना, चौथे में आ जाओ, पांचवा छोड़ देना, छठे में आ जाओ, ऐसे करके आगे चलते चलना है। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा और छठा, ये जो है आपको याद रखना है, एक छोड़ छोड़ के। ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा परिसीमन आयोग की वजह से। अब वापस बोलता हूँ, देखो, जब आपको ईयर याद करने हो तब तो आपको 5-5 साल के लिए चलते चलना है। ठीक है, और फिर 80 में जाके रुकना है, 77 से 80, और 90 से 92 में जाके रुकना है एक बार के लिए, दिमाग में सेट करके रखना है, ओके इस तरीके से मुझे रुकना है। उसके बाद जैसे ही आपको सीटें याद करनी हो तो याद करना है कि पहले में 160 है, फिर परिसीमन आयोग आया, फिर बनी अगली सीटें, फिर 1 साल और चला परिसीमन, फिर आया नया परिसीमन, फिर बदली सीटें, फिर आया नया, 1 साल और चला, फिर नया परिसीमन आया, फिर बदली सीटें। तो आपको याद रखना है कि हमेशा बदलने वाली जो सीटें हैं वो हमेशा 7 वाले में आएगा। बदलने वाली सीटें किस में आएगी? 7 वाले में। देखो, 57, 67 और 77, ये 7 वाला जो ईयर है इसमें बदलेगी, बस ये याद रखना है। 67, 57, 67 एंड 77, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब चलते हैं अपन आगे, इस बात को यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात और है, इस पूरे घटनाक्रम में जो है 4 राष्ट्रपति शासन, मैं यही बता देता हूँ। राष्ट्रपति शासन एक 67 में लगेगा, 77 में लगेगा, 80 में लगेगा और 90। तो ये जब आप ये छोटे छोटे ईयर याद कर रहे हो ना, यहीं पर सारे के सारे लगे हैं राष्ट्रपति शासन। तो अपन घटनाक्रम में चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और लास्ट में मैं होगा तो एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। तो ये 4 बातें आप याद रखना, सीटें कैसे बदली थी। चलते हैं आगे, अगला देखते हैं। अब आता है इलेक्शन 1952। अब देखो, सबसे पहले इलेक्शन करवा देते हैं। 1952 का इलेक्शन होता है। इलेक्शन दो प्रकार से होगा, एक होगा राजस्थान में और दूसरा होगा अजमेर में। अब देखो, अजमेर में जिसके लिए इलेक्शन हो रहा था उसका नाम था धारा सभा, और सीट्स थी 30। कितनी सीट्स थी? 30। और राजस्थान में जो इलेक्शन हो रहा था वो हो रहा था विधानसभा के लिए, सीट्स थी 160। सीट की बात कर रहा हूं, है ना, सीट्स। और विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र थे 140। कैसे थे अभी बात करेंगे, देखो, है ना। अब ये एक नया क्वेश्चन बनेगा, विधानसभा क्षेत्र कितने थे? 140, गारंटीड बता रहा हूँ। अब चलते हैं 120 सीटों की तरफ। 120 सीटों में भी किस तरीके से वर्गीकृत किया गया था? 100, 160, सॉरी, 120 सीटें ऐसी थी जो कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और दूसरी 20 सीटें ऐसी थी जिसमें डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मतलब 40। तो देखो, 120 और 40, 160। बट जो क्षेत्र थे जहां खड़े हो रहे थे लोग, वो 120 प्लस 20, 140। अब वापस कहता हूँ, सिंगल मेंबर मतलब एक ऐसा जगह जहां पर एक ही व्यक्ति जीतेगा। दूसरे डबल मेंबर मतलब एक ऐसी जगह जहां पर दो लोग जीतेंगे, एक सामान्य, एक रिजर्व। याद रखना है इस बात को। डबल का मतलब होता है एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो लोगों का निर्वाचन होना। मान लेते हैं कि एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पर एक तो जनरल का जीतेगा उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और एक रिजर्व कैटेगरी का जीतेगा उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ये याद रखना है, यहाँ पर इस तरीके से था। अब चलते हैं धारासभा की तरफ। धारासभा 30 थी, धारासभा में भी सेम था। 18 थे सिंगल और 6 थे डबल, तो 12 हो गए, है ना। यहाँ 12 हो गए। बट मैं यही आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पर हुआ था तो कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, और हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ पर सीएम नियुक्त कर दिया जाता है। ये बात आप थोड़ी याद रखना है, हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो सीएम नियुक्त किए जाते हैं धारासभा के। ये कभी सवाल आएगा कि धारासभा के सीएम कौन थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय, है ना। इसको याद रखना थोड़ा सा इस तरीके से, ये इसीलिए मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इधर। इधर बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है। अब 160 सीटों के लिए इलेक्शन होता है। क्या घटनाक्रम रहता है, थोड़ा आगे देखते हैं, देखो। पहले, क्योंकि पहला इलेक्शन है, थोड़ा फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 160 सीट्स थी, उसमें से कांग्रेस जो है वो 82 सीट्स जीतती है, पहले तो ये याद रखना। यहाँ पर एक नया दल होता है जिसका नाम होता है राम राज्य परिषद। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी इसको लीड करता है, 24 सीटें जीतती है वो। उसके बाद एक जनसंघ, जनसंघ 8 सीट जीतती है। और सबसे बड़ी बात है निर्दलीय। निर्दलीय यहाँ पर 35 जीत के आते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि राजस्थान में 35 निर्दलीय जीत आते हैं, ये हाईएस्ट नंबर है।
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि आरपीएससी ने मेंस में पूछा था कि पहले इलेक्शन की विशेषता बताइए, तो आप पहली विधानसभा की जो विशेषता है वो इस तरीके से आपको बताई जा सकती है। अब यहाँ पर देखो, कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। बहुमत कितना होता है 160 का? 81। और कांग्रेस के पास कितना है? 82। तो मतलब बहुमत मिल चुका है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब यहाँ रोचक बात क्या है, महिला कितनी थी? तो इलेक्शन के दौरान एक भी महिला नहीं थी, तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। पर उपचुनाव में दो महिलाएं आती है। उपचुनाव होता है, दो महिलाओं के नाम याद रखना। एक बांसवाड़ा से उपचुनाव होता है, उनका नाम है यशोदा देवी। ये पहली महिला होती है जो राजस्थान के असेंबली में पहुंचती है, फर्स्ट विमेन। और दूसरे होते हैं, उनका नाम होता है कमला बेनीवाल। इनका नाम क्यों याद रखना है? ये फर्स्ट होती है जो मंत्री बनती है, तो उप मंत्री बनाया जाता है इनको, फर्स्ट। ये तो फर्स्ट महिला है जो विधानसभा में जाती है, ये फर्स्ट महिला है जो उप मंत्री बनती है। इन दोनों के नाम याद रखना। बट पहली विधानसभा में कोई महिला नहीं थी जब फर्स्ट आम चुनाव हुआ, बट उपचुनाव में दो महिला जीत के आ जाती है। ये बात तो यहाँ तक ठीक है। अब आप बात करते हैं बड़े बड़े लीडर्स की। पहला नाम है हीरालाल शास्त्री। क्या हीरालाल शास्त्री ने इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का? नहीं, उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो लोकसभा में चले जाते हैं। दूसरा नाम आता है जय नारायण व्यास। नारायण व्यास। वो दो जगह से खड़े होते हैं, एक तो होता है जालोर ए, दूसरा होता है जोधपुर शहर बी। दोनों जगह से वो हार जाते हैं। अब आप सोचो, जो लीडिंग लीडर जिसको कि लगता था कि मैं सीएम बनने वाला हूं, वो दो जगह से खड़े होते हैं और दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा के साथ भी यही होता है। तो जो बड़े लीडर्स होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। अब बात आती है कि राजस्थान के सीएम बनेंगे कौन। तब जयनारायण व्यास जो है एक नया नाम सामने लेके आते हैं। उनका नाम होता है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। ये दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीत जाते हैं। याद रखना, इसीलिए बाई इलेक्शन हुए थे बहुत सारे। लोग दो जगह से खड़े हुए थे, फिर उपचुनाव हुए थे बहुत सारे, 17 जगह से उपचुनाव हुए थे, हाईएस्ट उपचुनाव हुए थे फर्स्ट में। तो टीकाराम पालीवाल दो जगह से और दोनों ही जगह से जीत जाते हैं। इसलिए राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम जो होते हैं वो टीकाराम पालीवाल होते हैं, और इनको केयर टेकर सीएम भी कहा जाता है, क्योंकि ये केयर टेक करने के लिए आए थे। और उसके बाद में इनकी जगह पे कौन आ जाता है? जय नारायण व्यास। टीकाराम पालीवाल जो है वो सीएम नियुक्त किए जाते हैं 3 मार्च को, मार्च 1952 को, और अक्टूबर 1952 तक ये रहते हैं। उसके बाद में अक्टूबर 1952 में जय नारायण व्यास जो है वो किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीत जाते हैं। किशनगढ़ सीट पर उपचुनाव होता है और जय नारायण व्यास वहां से जीत जाते हैं। अब जैसे ही जीतते हैं, तो जय नारायण व्यास जो है इनके स्थान पर सीएम बन जाते हैं। एक बार मैं आपको घटनाक्रम के रूप में समझा देता हूँ, ऐसे चलेंगे समझ आएगा। 1952 टीकाराम। अब 1952 में ही किशनगढ़ जय नारायण व्यास। अब देखो, जय नारायण व्यास जैसे ही सीएम बनते हैं, तो उधर माणिक्यलाल वर्मा वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं सीएम बनना चाहिए। उधर जय नारायण जी बन गए, मेरा भी तो अधिकार है। अब वो लगातार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद में उनके खिलाफ लामबंदी करते हैं, जय नारायण जी के खिलाफ, के साहब ये तो एक तरीके से जो राम राज्य परिषद है उनके लोगों के साथ उठते बैठते रहते हैं, इस तरीके की बातें होती है। और होता भी यही है। जय नारायण जी ने क्या किया था कि राम राज्य परिषद के जो लोग थे का विलय करा दिया था कांग्रेस में। इससे खफा होकर लोग दिल्ली जाते हैं और लामबंदी करते हैं। तो नेहरू जी वहां पर बोलते हैं भाई अब ठीक है, उनके स्थान पर बनाएंगे किसको, आप तो खुद ही विधानसभा में नहीं हो। तो वहां पर माणिक्यलाल वर्मा कहते हैं कि हम अपने विधायकों से पूछ लेते हैं सर, वो जिसको बोलेंगे हम उनको सीएम बना देंगे। तो फिर नेहरू जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो 1954 में नेहरू जी एक ऑब्जर्वर भेजते हैं अपने यहाँ पर। तो देखो, 1954 पर्यवेक्षक आते हैं यहाँ पर दिल्ली से। किसके लिए? वोटिंग कराने के लिए, कि पता करो कि एमएलए जो है वो क्या चाहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर टोटल एमएलए होते हैं 110,
क्यों? क्योंकि 82 में ये जितने भी लोग हैं उनको जयनारायण व्यास अपने अंदर ऐड कर लेते हैं और कांग्रेस की संख्या बढ़ के हो जाती है 110। अब 110 एमएलए होते हैं, जयनारायण जी को विश्वास होता है कि जिनको मैंने अपने अंदर साथ लिया है वो कम से कम मेरे साथ रहेंगे और कांग्रेस के लोग भी मेरे साथ रहेंगे तो मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। तो 1954 में जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है दो व्यक्तियों के बीच में। माणिक्यलाल वर्मा को जयनारायण जी बोलते हैं कि अच्छा मेरे सामने कौन खड़ा होगा? तो माणिक्यलाल जी बोलते हैं कि हमारे उदयपुर से एक यंग लीडर है, उनको आपके सामने उतारा जाएगा और उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय उनकी एज मात्र 38 ईयर्स थी। आप सोच के देखो, एक 38 साल के युवा, मतलब एक बड़े दिग्गज लीडर जो कि प्रजामंडल आंदोलन में बड़ी भूमिका, उनके सामने वो जो है ताल ठोक देते हैं। ताल ठोकते हैं, इलेक्शन होता है 110 सीटों के लिए। और यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया वर्सेस जय नारायण व्यास इलेक्शन हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया को 59 वोट मिलते हैं और जयनारायण व्यास को मिलता है 51 वोट। 8 वोट से जयनारायण व्यास हार जाते हैं। कहते हैं कि जैसे ही चुनाव हारते हैं, जयनारायण व्यास अपने बंगले में जाते हैं, अपने सामान वामान को पैक कर रहे होते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया उनके पास पहुंचते हैं, उनके चरण छूते हैं और उनके उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि सर आशीर्वाद दीजिए कि मैं आने वाले टाइम में राजस्थान को बहुत ही आगे लेके जाऊं और एक आधुनिक राजस्थान बनाने की कोशिश करूंगा मैं। और हुआ भी यही। राजस्थान को आधुनिक बनाने का जो श्रेय है वो कहीं न कहीं किसको मिलता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया जो है राजस्थान के सीएम बन जाते हैं। यहाँ पर जो है सीएम बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये तीसरे सीएम हो गए यहाँ पर। पहले सीएम थे टीकाराम पालीवाल, उनको हटा के किशनगढ़ उपचुनाव के बाद में आए जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के खिलाफ लामबंदी होती है तो इलेक्शन होते हैं 1954 में। 54 में इलेक्शन के आधार पर जो है एक तरीके से पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है और पर्यवेक्षक आकर यहाँ पर टाउन हॉल में इलेक्शन करवाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जीत जाते हैं और जीतने के बाद उनको सीएम नियुक्त कर दिया जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया जीतने के बाद ये गांव गांव घूमते हैं पैदल, गांव गांव पैदल चलते हैं और एक जन नेता के रूप में सामने आते हैं। जन नेता के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, पूरे राजस्थान में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। चूंकि यंग होते हैं तो इनके पास ऊर्जा भी होती है, तो ये पूरी तरीके से राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। तभी आपको ध्यान हो तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू होती है 1 नवंबर 1956। आपको याद हो तो बी और सी, तो यहाँ पर बी प्लस सी मतलब राजस्थान प्लस अजमेर, इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो राजस्थान की सीटें कितनी थी? 160। धारा सभा की कितनी थी? 30। तो यहाँ विधानसभा की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? 190। याद रखना ये। 1956 में अगर पूछा जाए या इलेक्शन होने से पहले राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो 190, है ना। 30 ये बढ़ गई और 60 ये हो गई, तो टोटल मिला के 190 हो गए। और ये जो 30 लोग थे ये मोहनलाल सुखाड़िया की कैबिनेट में आ जाते हैं और कैबिनेट में इनको जो मंत्री वहां होते हैं उनको कुछ को मंत्री बना देते हैं और इस तरीके से ये आगे बढ़ जाता है। एक चीज आगे, अब जैसे ही 56 खत्म होता है अगला ईयर आएगा 1957। 1957 मैंने कहा था 5-5 साल बाद इलेक्शन होंगे। अब आया नेक्स्ट इलेक्शन ईयर, अगला इलेक्शन ईयर आ जाएगा। तो अब अपन अलग अगले इलेक्शन ईयर की तरफ अब चलेंगे 1957 में। एक बार मैं इस पूरे घटनाक्रम को आपको वापस लिए चलता हूँ, आप देखो कैसे क्या हुआ। सबसे पहले देखो 160 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था। कांग्रेस 82 जीत गई थी, राम राज्य परिषद 24 जीती थी, जनसंघ लगभग 8 सीटें जीती थी, निर्दलीय 35 जीत जाते हैं, महिला एक भी नहीं जीती हुई थी। उपचुनाव होता है, दो महिलाएं जीतती है, बांसवाड़ा से यशोदा देवी और उपचुनाव में कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो है मोहनलाल सुखाड़िया की कैबिनेट में मंत्री बनते हैं। उसके बाद इलेक्शन के बाद जयनारायण व्यास दो जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, दोनों जगह से हार जाते हैं। जालोर ए, जोधपुर शहर बी, इन दोनों जगह से उनका निर्वाचन जो है वो हार जाते हैं। उसके बाद चूंकि वो हार जाते हैं, हीरालाल शास्त्री जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान का चुनाव लड़ते नहीं है। माणिक्यलाल वर्मा भी नहीं है। तो फिर जब सीएम किसको बनाया जाए तो एक सीएम के रूप में नाम सामने आता है टीकाराम पालीवाल। वो दो जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, महुआ और मलारना चौर, इन दो जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, दोनों ही जगह से वो जीत जाते हैं। उसके बाद अगला कोशिश रहती है कि अब किसको बनाया जाए, तो फिर टीकाराम पालीवाल को जो है सीएम बना दिया जाता है और इनको केयर टेकर सीएम कहा जाता है और राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं। केयर टेकर इसलिए कि पता था कि जयनारायण व्यास जो है वो बाद में वापस सीएम बनेंगे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में 5-6 महीने बाद में जयनारायण व्यास जो है वो राजस्थान से किशनगढ़ उपचुनाव होता है और किशनगढ़ में चांदमल जी के स्थान पर वो खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में वहां से निर्वाचित होकर आ जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। अब मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ लामबंदी शुरू हो जाती है माणिक्यलाल वर्मा एंड खेमे की। क्यों? क्योंकि ये सब बराबर के लीडर्स थे। नेहरू जी के सामने जाते हैं, बात करते हैं तो नेहरू जी अपने एक पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं 54 के अंदर।
54 में पर्यवेक्षक जब यहाँ राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान में आने के बाद फिर जो है अगला जो मतलब एक तरीके से होता है वो होता है इलेक्शन। इलेक्शन में 59 वोट्स मिलते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को, 51 वोट मिलते हैं जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास 8 वोट से हार जाते हैं। हारने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ता है। मोहनलाल सुखाड़िया उनके स्थान पर सीएम बन जाते हैं। तीसरे सीएम बनते हैं पहले इलेक्शन में। फर्स्ट जो विधानसभा थी उसमें तीसरा, पहला टीकाराम पालीवाल, दूसरा जयनारायण व्यास, तीसरा मोहनलाल सुखाड़िया। जयनारायण व्यास यहाँ दूसरी बार सीएम बन चुके हैं क्योंकि पहले बन चुके थे, तो याद रखना इस बात को। अब उसके बाद 1956 आता है। 56 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। 4 ABCD को मिला दिया जाता है। सिर्फ राज्य और यूटी रखी जाती है। तो राजस्थान में जो है वो अजमेर का भी विलय राजस्थान में कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सीटें बढ़ के हो जाती है 190। 190 के बाद में आगे जाएंगे तो 1957 में इलेक्शन। अब 57 से 62 में ऐसी कोई विशेष बात थी नहीं। मोहनलाल सुखाड़िया जो अब लगातार राज करने वाले हैं राजस्थान पे अगले इलेक्शंस में। पर फिर भी कुछ घटनाक्रम है, अपन समझ लेते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, देखो। अब चलते हैं 1957। अब 1957 में आपको ध्यान हो तो परिसीमन आयोग की सिफारिश लागू हो जाती है। 1952 की सिफारिश लागू हो जाती है। सीटें बढ़ के हो जाती है 176। सीटें बढ़ के कितनी हो जाएगी? 176। क्योंकि आपको पता है 52 में परिसीमन आयोग था, 57 में लागू हो गई। सीटें बढ़ गई, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। चूंकि जन नेता के रूप में गांव गांव घूमने के कारण जन नेता बन चुके थे, तो कांग्रेस को 119 सीट्स मिलती है। कितनी सीट्स मिलती है? 119। और एक बार फिर मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बन जाते हैं यहाँ पर। ये 5 साल तक लगातार राज करते हैं। अब चलते हैं अगले इलेक्शन की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। 1962 तक चलेगा लगातार, है ना। अगला इलेक्शन आता है 1962। 62 में भी सीटें कितनी होती है? 176। ये बात याद रखना। सीटें कितनी होती है? 176। बट यहाँ पर एक नया घटनाक्रम होता है। इस इलेक्शन के दौरान एक नई पार्टी आती है जिसका नाम है स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी आती है? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी राजस्थान में एक नया दल है जो सामने आता है एकदम से राम राज्य परिषद के स्थान पर। और इसको लीड कर रहे होते हैं गायत्री देवी। और उन स्वतंत्र पार्टी के साथ जनसंघ जो है वो लगातार राजस्थान के अंदर अपना पांव एक तरीके से बढ़ा ही रहे थे कि चारों तरफ हम किस तरीके से अपने जनाधार को बढ़ाएं। अब 176 में कांग्रेस को सीटें मिलती है 88। लगभग बहुमत पार किया है, लगभग मान लेते हैं, एक सीट चाहिए थी, बहुमत मिल चुका था। बट स्वतंत्र पार्टी यहाँ पर कुछ अच्छा एक तरीके से करती है और जनसंघ भी बहुत ही अच्छा करती है। आपको सीट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीट्स अपन जितना ज्यादा याद करेंगे उतनी दिक्कत होगी। मैं तो कांग्रेस की भी सीट्स याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। बट 62 के अंदर चूंकि मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ एक चुनौती आती है। चुनौती में जो है कांग्रेस की थोड़ी सी मतलब कमी आती है सीटों की। और स्वतंत्र पार्टी एक नए दल के रूप में सामने आती है और जनसंघ जो है यहाँ पर अपना वर्चस्व निभाती है। अब जो मेन इलेक्शन आता है वो आता है 1967 का। और वो राजस्थान के एक तरीके से इस पूरे मतलब इलेक्शन के दौरान एक नया घटनाक्रम पहली बार राजस्थान में सामने आता है। अब चूंकि 19 देखो 62 आ गया, नया परिसीमन आयोग आएगा। परिसीमन आयोग के बाद में आपको पता हो तो वापस से सीटें बढ़ेगी। अब यही होता है। अब चलते हैं आगे, देखो 1967। 1967 क्या होगा? 1967 में 1967 में क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं। और चूंकि परिसीमन आयोग फिर से आ जाता है। परिसीमन आयोग आता है। परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें होती है वो लागू होती है। सीटें बढ़ के हो जाती है 184। मैंने कहा था साथ साथ में सीटें बढ़ानी है, 57, 67 और 77। सिंपल दिमाग में रखना है। 84 हो जाती है। 84 में अब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस को मिलती है 89 सीट्स। इसमें से भी एक एमएलए ऐसे होते हैं जो 2 स्थान से जीते हुए थे। अगर देखा जाए तो सीटें कितनी थी? 88। आदमी कितने थे? 88। एक व्यक्ति ऐसे थे जो 2 जगह से जीते हुए थे। और 84 के लिए बहुमत चाहिए 93। बहुमत कितने चाहिए? 93। अब यहां पर देखना, स्वतंत्र पार्टी होती है, उसको मिलती है 48 सीट्स। एक बड़े दल के रूप में सामने आते हैं। फिर होता है जनसंघ। जनसंघ को मिलती है 22 सीट्स। और इधर स्वतंत्र पार्टी को लीड कर रहे होते हैं महारावल लक्ष्मण सिंह।
अगर आपने एकीकरण के टाइम पढ़ा हो तो लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के थे। डूंगरपुर, ये इसको लीड कर रहे होते हैं महारावर लक्ष्मण सिंह जी। अब क्या होता है, यहाँ पर घटनाक्रम होता है कि 67 में हमारे यहाँ पर जो राज्यपाल होते हैं उनका नाम होता है संपूर्णानंद। क्या नाम होता है? संपूर्णानंद। दिमाग लगाओ देखे। सबसे पहले राज्यपाल की बात की थी 56, 56 से 62, 62 से 67, फिर 67 से 72। पिछली अगर क्लास नहीं देखी हो तो आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर संपूर्णानंद जी होते हैं। होता क्या है कि ये जो स्वतंत्र पार्टी और ये सब मिलके संपूर्णानंद जी के पास सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, साहब हम सरकार बनाना चाहते हैं। संपूर्णानंद को ये प्लस निर्दलीय कुछ साथ ले लेते हैं ये, और सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करते हैं। बट चूंकि संपूर्णानंद, दावा तो इनका पेश होता है, बट संपूर्णानंद क्या करते हैं, कांग्रेस को जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। कांग्रेस को आमंत्रण कि आप सरकार बनाओ, क्योंकि यहाँ पर बड़े दल के रूप में कांग्रेस था, 88 सीट्स थी, बाकी सब गठबंधन था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई नहीं, बड़ा दल है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस सरकार बनाएगी, एक बार मौका दे देते हैं उनको। जैसे ही कांग्रेस को मौका दिया जाता है, ध्यान से सुनना, जैसे ही कांग्रेस को मौका दिया जाता है, ये सब मिलके राजभवन की तरफ कूच करते हैं और उपद्रव हो जाता है। उपद्रव हो जाता है। और जैसे ही उपद्रव होता है, तो राज्यपाल संपूर्णानंद जी राष्ट्रपति को एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है अभी हंग असेंबली है, बहुमत सिद्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो यहाँ पर ये जब कूच करते हैं तो 13 मार्च 1967 संपूर्णानंद जी क्या लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन। और इस दरमियान जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन लगता है, संपूर्णानंद जी का कार्यकाल पूरा हो जाता है, और कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद छोड़ देते हैं। पद छोड़ते इनके स्थान पर आते हैं सरदार हुकुम सिंह जी। अब आते हैं यहाँ सेकंड राज्यपाल के रूप में आते हैं हुकुम सिंह। हुकुम सिंह राज्यपाल बन जाते हैं। अब अपन रटते रहते हैं, 2 राज्यपाल थे, 2 राज्यपाल थे, अरे भाई ऐसा नहीं था। आपको पता हो तो 16, आप जाके देख लेना, 15 अप्रैल को उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। 15 अप्रैल को जैसे ही कार्यकाल पूरा होता है, तो फिर संपूर्णानंद जी के स्थान पर हुकुम सिंह जी आ जाता है, और हुकुम सिंह जी आते ही सबसे पहले दोनों को बोलते हैं कि आप अपनी लिस्ट दो। तो दोनों जनों से लिस्ट लेते हैं, इनसे भी लिस्ट लेते हैं और इनसे भी लिस्ट लेते हैं, लो लाओ भाई लिस्ट आप अपनी अपनी, मैं देखता हूँ किसके पास कितने हैं। तो जो लिस्ट होती है, एक जना 115 देता है और एक जना 95 देता है, तो दोनों को लगभग बहुमत होता है। हुकुम सिंह जी फिर बुलाते हैं दोनों को, बुला के बात करते हैं, एमएलए से बात करते हैं, और उसके बाद अंतिम निर्णय लेते हैं कि जो है कांग्रेस के पास बहुमत है। तो यहाँ पर जो ये चल रहा था, वो 26/4/1967 तक चलेगा, और ये टोटल 42 दिन तक रहेगा। तो देखो, लगाते टाइम थे संपूर्णानंद, अपन रटेंगे नहीं, और हटाते टाइम कौन है, हुकुम सिंह जी। अब ये भी रटेंगे नहीं, दोनों बातें आपकी समझ आ गई होगी। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है, और जनसंघ के एक लीडर हुआ करते थे भैरव सिंह जी, वो मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि भैरव सिंह जी पहले इलेक्शन में जीते हुए थे, 52 से लगातार जो है वो सक्रिय राजनीति में थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया के मतलब अच्छे मित्र में से माने जाते थे। तो यहाँ पर चूंकि जानते थे कि ऊपर कांग्रेस है, नीचे जो है, उस तरीके की बातें थी, और फिर से जो है हुकुम सिंह जी जो है कांग्रेस को सरकार बनाने का बोलते हैं, और मोहनलाल सुखाड़िया जो है गवर्नमेंट बना देते हैं। अब चलते हैं, देखो आगे कैसे घटनाक्रम बदलेगा, थोड़ा सा समझना। अब इस लाइन को रखोगे तो दिमाग में आ जाएगा। 1967 मार्च, कितनी मार्च, 13 मार्च, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967, यहां तक क्या चला था, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल नंबर 1, प्रेसिडेंट रूल नंबर 1 अब चलेगा। 67 में मोहनलाल सुखाड़िया बन जाते हैं, यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया सीएम वापस। आपको पता ही है 4 बार सीएम बनते हैं। तो पहली बार कब बने थे, दूसरी बार कब बने थे, और तीसरी बार कब बने, और चौथी बार कब बने, सिंपल है। पहले इलेक्शन में, दूसरे इलेक्शन में, तीसरे इलेक्शन में, और चौथे इलेक्शन में। अभी अपन किस में चल रहा है, दिमाग लगा लेना। फिर उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया लगातार चलते रहते हैं, बीच में एक घटनाक्रम आता है 1969, राष्ट्रपति चुनाव। कैसे,
कि हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रपति होते हैं उनका हो जाता है निधन, फखरुद्दीन जी का। जैसे ही उनका निधन होता है तो उनके स्थान पर यथाशीघ्र नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करनी होती है। तो राष्ट्रपति के निधन होने के कारण नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना था। अब हुआ क्या कि 1969 में वहां पर सेंटर के अंदर इंदिरा वर्सेस जो सिंडिकेट ग्रुप था, मतलब जो सीनियर्स थे, उनके बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और इंदिरा गांधी ने अपने मतलब क्या कहते हैं उम्मीदवार के रूप में वीवी गिरी को, तथा कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया था। अब इन दोनों के बीच में कांग्रेस के ही दो लोगों के बीच में जो है वो चुनाव होने वाला था। और चूंकि इंदिरा गांधी के पास एक प्रचंड बहुमत था और कांग्रेस के पास, सॉरी, और इंदिरा गांधी के पास भी बहुत सारे यंग लीडर्स थे, तो एक चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला था। तो 1969 में जैसे ही चुनाव होता है, एक साइड होता है वीवी गिरी और दूसरे साइड होता है नीलम संजीव रेड्डी। मोहनलाल सुखाड़िया जी पूछते हैं इंदिरा गांधी से कि मैडम किसको वोट दिया जाए। तो फिर वहां से सबको सबके लिए बोला जाता है कि भाई अपने अंतरात्मा की आप आवाज सुनिए। तो 69 में कहते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के जितने भी एमएलए हैं उनको ये कहा कि आप नीलम संजीव रेड्डी को वोट दो। किसको वोट देने के लिए बोला जाता है? नीलम संजीव रेड्डी। जबकि वीवी गिरी किसके थे? इंदिरा गांधी के। इनको वोट नहीं दिया जाता है तो मैडम हो जाते हैं नाराज, 1969 में नाराज हो जाते हैं। फिर कोई नहीं, उस समय तक तो तत्कालीन राजनीति बहुत ही उठापटक की थी। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ईयर आता है 1971, लगभग 1971 के पास आ जाते हैं। आम चुनाव होता है। आम चुनाव में मेवाड़ की तीन सीटें, तीन मेवाड़ की सीटें कांग्रेस हार जाती है। तीनों सीटों पे कांग्रेस की हार होती है। अब मैडम के पास मौका था कि सुखाड़िया जी से इस्तीफा मांगा जाए। इस आधार पे तो मांग नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस के साथ ही रहते। अब चूंकि परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर थी, तो 71 में जो है मैडम इस्तीफा मांगते हैं। और चूंकि यहाँ 69 में जब होता है, तो यहाँ जो एक नए लीडर जिनका अभी मैं नाम बताऊंगा, वो मैडम के साथ होते हैं क्योंकि वो फिरोज गांधी के दोस्त होते हैं। अब जैसे ही 71 में तीन सीटों पे मेवाड़ में कांग्रेस की हार होती है और मैडम वहां से सुखाड़िया जी से इस्तीफा मांगते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है राज्य में। और चूंकि उस समय आपको ध्यान हो तो 71 वॉर के बाद में एक तरीके से बहुत प्रचंड लहर के साथ जो है वो कांग्रेस वापस आ रही होती है सेंटर में। और यहाँ पर जो है राजस्थान में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, तो कहीं इनकी नाराजगी होती है। उसके बाद में इनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो जुलाई 1971 में इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे दिया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया का। अब यहाँ पर किसको उनके स्थान पे बनाया जाए? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने यहाँ पर शर्त रखी कि मैडम मेरे को राज्यपाल बना दो। तो मोहनलाल सुखाड़िया को साउथ में राज्यपाल बना दिया जाता है। तीन राज्यों के साउथ के राज्यपाल रहते हैं, ये भी थोड़ा देख लेना इनके बारे में, बहुत सारी बातें अपनी यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद 71 में किसी को तो बनाया जाना था, 67 से चल रहे हैं, 72 तक इलेक्शन होगा। अब जो ये 72 तक की जो जगह बची हुई थी, यहाँ पर जो है एक नए लीडर जोधपुर के, जो कि फिरोज गांधी के अच्छे मित्र हुआ करते थे, उनको फोन लगाया गया। वो लंदन गए हुए थे किसी जांच में। तो उनको फोन किया गया और बोला गया कि आप जाकर राजस्थान के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करें। उनका नाम था बरकतुल्ला खान। क्या नाम था? बरकतुल्ला खान। अब ये एक नए सीएम के रूप में सामने आए। इनका ये इस कार्यकाल के दौरान सेकंड सीएम बनते हैं ये। अब आता है 1972। 1972, तो 67 से अपन चलना शुरू होते हैं, 72 तक पहुंच जाते हैं। इस पूरे के दौरान घटनाक्रम देखो वापस। 67 में चूंकि कांग्रेस को इतना स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो लगता है राष्ट्रपति शासन। फिर मोहनलाल सुखाड़िया बन जाते हैं 69 में राष्ट्रपति इलेक्शन में, जो है संजीव रेड्डी को वोट देने के कारण। 71 में मेवाड़ में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने के कारण मुखा सुखाड़िया जी से इस्तीफा ले लिया जाता है। और इस्तीफा देने के बाद वो राज्यपाल बन जाते हैं। उनके स्थान पर एक नए नेता बरकतुल्ला खां जो है वो राजस्थान के सीएम बन जाते हैं। अब देखो वापस पूरा फ्लैशबैक करवाता हूँ। पहला इलेक्शन 52, 52 में सबसे पहले टीकाराम जी के स्थान पर जय नारायण व्यास, जय नारायण जी के स्थान पर अगले मोहनलाल सुखाड़िया। अगले इलेक्शन में लगातार मोहनलाल सुखाड़िया। फिर अगले इलेक्शन में लगातार मोहनलाल सुखाड़िया। फिर अगले इलेक्शन में मोहनलाल सुखाड़िया से पहले राष्ट्रपति शासन, फिर दो घटनाएं, फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी से इस्तीफा, फिर बरकतुल्ला खां। यहाँ तक की कहानी एकदम दिमाग में रखना है क्योंकि अब एक नई कहानी सामने आने वाली है। राजस्थान की राजनीति में एक नया उठापटक सामने आने वाला है। तो अगला इलेक्शन जो होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। वो होगा 72 में। और मैंने कहा परिसीमन आयोग की सिफारिशें हमेशा 77 में लागू होती है। तो अभी 184 सीट्स थी, अगले इलेक्शन में भी कितनी रहेगी? 184। देखो देखे। अब आता है 1977।
ईयर 1977 आ जाता है। बरकतुल्ला खान राजस्थान के सीएम होते हैं, उनके नेतृत्व में ही वापस इलेक्शन लड़ा जाता है। और इलेक्शन लड़ने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है 184। कांग्रेस को बहुमत मिलता है। कांग्रेस को बहुमत मिलता है और बरकतुल्ला खान जो है सीएम बनते हैं। पर इनकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है, ऑब्वियस सी बात है कि पद पर रहते हुए तो एक नए लीडर की तलाश शुरू होती है। अब बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उसमें से किसको बनाया जाए। तो बात चलती है कि एक तरीके से एक नए दिग्गज लीडर को सामने लाया जाए। तो इनके स्थान पर एक नया नाम आता है जिसका नाम है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो है वो लगातार पहली फर्स्ट विधानसभा से जीतते हुए आ रहे थे, तो एक बड़े नेता थे। इनको मतलब लीडर के रूप में सामने लाया जाता है और हरिदेव जोशी को जो है अगला सीएम बना दिया जाता है। अब देखो, हरिदेव जोशी सीएम होते हैं और ये लगातार चल ही रहा होता है। अब वापस आते हैं, देखो इसी को वापस लाइन पे समझते हैं, क्योंकि यहाँ भी घटनाक्रम होगा। 1972, बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां, ये डेथ। इनके स्थान पर हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का कार्यकाल चल ही रहा होता 77 तक। ठीक है, 77 तक। सेंटर में 1900 से यहाँ पर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है। जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। और राजस्थान में यहाँ पर जो है सरकार जो है उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला जाता है, और यहाँ सरकार जो है वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है। और दूसरा प्रेसिडेंट रूल आ जाता है यहाँ पर। दूसरा प्रेसिडेंट रूल इस समय भी याद रखना, दो होते हैं। एक तो होते हैं वेदपाल त्यागी, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल होते हैं, और उनके बाद में रघुकुल तिलक, ये राज्यपाल होते हैं फुल फ्लैश। तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है यहाँ पर, अब देखो सेंटर में जैसे ही सरकार चेंज हुई, जनता पार्टी की मुरारजी देसाई वाली सरकार आई और एकदम से चेंज कर दिया। और चेंज करते ही यहाँ पर जो है वेदपाल त्यागी जो थे वो उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और फिर रघुकुल तिलक के टाइम में ही हटा दिया गया। तो मोटा मोटा यहाँ पर भी दो, वहां पर थे संपूर्णानंद जी और हुक्म सिंह जी, यहाँ वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक साहब। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, अगला इलेक्शन होगा 77। चूंकि सेंटर में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बाद एक नया इलेक्शन होने वाला था। इलेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो चलते हैं आगे। 1980, सॉरी 1980 क्या, 1977। 1977 में इलेक्शन। अब आ जाओ वापस, ये देखो परिसीमन आयोग लागू। आप साथ देखते ही दिमाग लगाना है। परिसीमन आयोग की सिफारिशें, सीटें बढ़ के कितनी हो गई, 200। जनता पार्टी को एकदम प्रचंड बहुमत मिलता है यहाँ पर। सरकार कौन बनाएगी, जनता पार्टी। प्रचंड बहुमत। नहीं याद रखना है अपने को कितनी सीटें मिली, प्रचंड बहुमत मिलता है और कांग्रेस की सीटें घट जाती है यहाँ पर। और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर जो सरकार बनाते हैं, सीएम बनते हैं, उनका नाम है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत 1977 में सीएम। अब क्या होता है देखो वापस, उधर सेंटर में जो है वो सरकार चल ही रही होती है। सरकार चल रही होती है, वो लगातार चल रही है। अब वहां पर सेंटर में सरकार चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरीके से मोरारजी देसाई जो है वो लगातार सरकार चला रहे होते हैं, इस्तीफा दे दिया, फिर चौधरी चरण सिंह आते हैं। इंदिरा गांधी जी उनसे वापस समर्थन वापस ले लेती है, वो सरकार गिर जाती है। यहाँ पर भी 77 से 1977 में सरकार बनती है, और 1980 में, 1980 में यहाँ पर सरकार को फिर से बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला जाता है, और नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर फिर से एक राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल नंबर 3। सेंटर में इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नंबर 3 लगा दिया जाता है। और 3 लगते ही लगाने वाले जो थे वो है रघुकुल तिलक साहब। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इस पूरे इलेक्शन में आपको इतनी सी बात याद रखनी है
कि जनता पार्टी की सरकार बनती है, भैरों सिंह शेखावत सीएम बनते हैं, 80 तक रहते हैं। 80 के बाद में, जैसे ही 80 के बाद एक प्रेसिडेंट रूल आता है, और प्रेसिडेंट रूल के बाद लगाने वाले थे रघुकुल तिलक साहब, राज्यपाल हुआ करते थे। अब चलते हैं, इलेक्शन होगा अगला 80 में। देखो देखे 1980, 1980 में इलेक्शन होता है, फिर कांग्रेस को बहुमत मिलता है, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस आ जाती है। तो यहाँ पर भी राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है। अब कांग्रेस को बहुमत मिलता है, तो 80 के दौरान अब किसको सीएम बनाया जाए, ये बड़ी रोचक बात सामने आती है। क्योंकि 1980 में, आपको ध्यान हो तो, फर्स्ट लोकसभा में, याद रखना ये बात है ना, एक यंग 25 साल के जो लीडर होते हैं, जिनका नाम होता है जगन्नाथ पहाड़िया, वो 25 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच जाते हैं। नेहरू के बहुत खास होते हैं। और चूंकि नेहरू के बहुत खास होते हैं, धीरे धीरे, मतलब एक तरीके से सेंटर की राजनीति में बहुत ही ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो ये 25 साल की उम्र में जाते हैं, तो नेहरू जी काफी प्रभावित होते हैं इनसे। और ये धीरे धीरे संजय गांधी के खास हो जाते हैं, संजय गांधी के करीबी होते हैं, करीबी होता है संजय गांधी के। चूंकि संजय गांधी के करीबी होने के कारण यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिलता है, और विधायक दल की बैठक होती है, और बैठक होने के बाद जब नाम सामने लेने की बात आती है, तो कांग्रेस विधायक दल के जो नेता के रूप में फिर संजय गांधी के करीबी थे, इसलिए जगन्नाथ पहाड़िया को जो है यहाँ पर, जगन्नाथ पहाड़िया को जो है वो सीएम बना दिया जाता है, पहले राजस्थान के एससी वर्ग से आने वाले सीएम। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया को बना दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये बनते मार्च के आसपास है, और उधर जून में संजय गांधी की जो है निधन हो जाता है। और संजय गांधी के निधन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जगन्नाथ पहाड़िया फिर से कमजोर हो जाते हैं, जैसे हीरालाल शास्त्री जी हुए थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे करके जगन्नाथ पहाड़िया जी चला रहते हैं। कहते हैं कि एक कवित्री के बारे में एक टिप्पणी करने के कारण सेंटर नाराज हो जाता है। सेंटर नाराज होने के बाद इनसे जो है इंदिरा गांधी जी इस्तीफा मांगती है। फिर एक घटना और हो जाती है, उसके कारण से इनसे इस्तीफा मांगा जाता है 1981 में, 1981 में इनसे इस्तीफा मांगा जाता है, और ये इस्तीफा दे देते हैं। चूंकि इनके खिलाफ लामबंदी कांग्रेस के लोग ही कर रहे होते हैं। आपको ध्यान हो तो माणिक्यलाल वर्मा एक बड़े दिग्गज लीडर थे, उनके दामाद हुआ करते थे शिवचरण माथुर। अब वो चाहते थे कि मेरे दामाद जो है वो सीएम बने, और हुआ यही, वो वहां लामबंदी कर रहे थे। और जगन्नाथ पहाड़िया जैसे ही हटते हैं, उनके स्थान पर एक नया नाम सामने आता है, उनका नाम है शिवचरण माथुर। ये सीएम बन जाते हैं, शिवचरण माथुर, ये आप जानते हो। तो जैसे ही जगन्नाथ पहाड़िया को हटाया जाता है, वो कवित्री के बारे में और दो तीन बातों के बाद में शिवचरण माथुर जो है वो यहाँ पर सीएम बन जाते हैं। अब शिवचरण माथुर जैसे ही सीएम बनते हैं, कुछ टाइम के लिए शिवचरण माथुर चल रहे होते हैं, और सेंटर में जो है शिवचरण माथुर की जो एक तरीके से फिर से वही बात कि वहां पर शिकायतें हो रही होती है। अब कांग्रेस इलेक्शन की तरफ जा रही है 1985 में, 1985 में मात्र 16 दिन के लिए एक नया जो है नाम, वो नाम सामने लाते हैं, हीरालाल देवपुरा। इनको सीएम बनाया जाता है, सबसे कम समय के लिए सीएम रहते हैं ये। तो पहले जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर। और शिवचरण माथुर के, मतलब एक तरीके से नेतृत्व में कांग्रेस इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती है, तो उनकी जगह पे किसको बनाया जाता है, हीरालाल देवपुरा को। हीरालाल देवपुरा यहाँ पर सीएम बन जाते हैं। जैसे ही सीएम बनते हैं हीरालाल देवपुरा, अब अगले इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वहां पर 1984 में, आप याद करो, कांग्रेस में क्या हुआ था 1984 में, इंदिरा गांधी का जो है वो एक तरीके से निधन हो जाता है, और उसके बाद में सेंटर में कांग्रेस बड़े ही प्रचंड बहुमत के साथ आती है। 85 में वापस इलेक्शन की तरफ जा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का भी बहुत ही प्रचंड बहुमत आएगा यहाँ पर 85 में। 1985, 1985 में यहाँ पर कांग्रेस को फिर से बहुमत मिलता है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है। अब कांग्रेस को बहुमत मिलता है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब सीएम किसको बनाया जाए, क्या हीरालाल देवपुरा को सीएम बनाया जाए, क्या शिवचरण माथुर को सीएम बनाया जाए। क्योंकि शिवचरण जी को तो हटाया था, तो अब किसको बनाया जाए, तो फिर से एक जो पहले सीएम बने थे उनका नाम याद आता है, जिनका नाम है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी को जो है सीएम बना दिया जाता है। हरिदेव जोशी को जैसे ही सीएम बनाते हैं, शिवचरण माथुर फिर से लामबंदी में लग जाते हैं। तो शिवचरण माथुर एक नई लामबंदी करते हैं। राजीव गांधी वहां पर प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे जाके मिलते हैं और बात करते हैं। तो शिवचरण माथुर को यहाँ से हटाकर राज्यपाल बना दिया जाता है।
राज्यपाल बनाकर असम के राज्यपाल एक तरीके से मान लो आप बना दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है और इनके स्थान पर शिवचरण माथुर आ जाते हैं। शिवचरण माथुर बन जाते हैं यहाँ पर हरिदेव जोशी के स्थान। अब क्या होता है, बात है लगभग 2-3 साल बाद में सरिस्का के अंदर कैबिनेट की बैठक करते हैं राजीव गांधी और शिवचरण जी को बोलते हैं कि ये बैठक बिल्कुल एक तरीके से गोपनीय होनी चाहिए। इसमें किसी का भी मतलब रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति राजस्थान का नहीं पता चलना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट की बैठक जो है वो सरिस्का में हो रही है। बट चूंकि माथुर साहब चाहते हैं कि इनका थोड़ा स्वागत वगैरह किया जाए, तो ये थोड़ा सा उसमें स्वागत की जो है या सुविधाएं जो है वो बढ़ा देते हैं वहां पर, सड़क वगैरह बनाना ऐसा कहते हैं। जैसे ही राजीव गांधी पूछते हैं कि ये क्या किसने किया, तो बोला कि शिवचरण जी ने बोला है, तो फिर नाराज हो जाते हैं और शिवचरण जी से इस्तीफा ले लिया जाता है। अब जैसे ही शिवचरण जी से इस्तीफा लिया जाता है तो वापस किसको बनाया जाता है, तो हरिदेव जोशी को ही वापस सीएम के लिए बुला दिया जाता है। हरिदेव जोशी, चूंकि हरिदेव जोशी के बारे में एक किस्सा है कि असम के राज्यपाल होते हैं और वहां से त्याग पत्र दे के आते हैं और राजस्थान पहुंच जाते हैं 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह रख दिया जाता है और 3 दिसंबर को चूंकि शपथ ग्रहण समारोह रख दिया गया है पर राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो शपथ नहीं ले पाते हैं। और जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं 4 दिसंबर को। कब लेते हैं? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को शपथ ली जाती है और उसके बाद में जो है वो, हाँ, 4 दिसंबर को शपथ ली जाती है और उसके बाद में वो लगातार सीएम बने रहते हैं। तो वापस देखो देखे, 85 में कितने सीएम थे भाई? 3। पहले हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी। उससे पहले वाला जो इलेक्शन था उसमें भी कितने सीएम थे? 3। पहले थे जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर और फिर उसके बाद में हीरालाल देवपुरा। तो 2 इलेक्शन में शिवचरण माथुर जो है वो बीच में रहते। कितने टाइम के लिए? 2 बार के लिए, याद रखना इस बात को। हरिदेव जोशी कितने बार सीएम बन चुके हैं? 3 बार। एक बार पहले बन गए। इस वाले जो अगले वाला 85 है, इसमें कितनी बार बन गए? 2 बार। तो हरिदेव जोशी मोटे मोटे कितनी बार सीएम बन चुके हैं? 3 बार। तो आपको याद रखना है कि ऐसे सीएम जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो वो हरिदेव जोशी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला इलेक्शन 1990 है। 1990 में फिर से ऊपर एक तरीके से असेंबली, मतलब ऊपर सेंटर में जो है राजनीति कमजोर होती है। राजस्थान में जो है वो एक तरीके से यहाँ पर सरकार चेंज होती है। सरकार चेंज होने के बाद यहाँ पर जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत 1990 में। ये लगभग दिसंबर 1992 तक सीएम रहते हैं और फिर आपको पता हो तो बाबरी मस्जिद वाला होता है और उसके बाद इनको बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। ये नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर जो है दिसंबर 1992 से लगाकर दिसंबर 93 तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्योंकि 1 साल के लिए रहता है तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन होता है ये मैंने बात कर रखी है पहले, आप जाके देख लेना। 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन रहता है। 3 राज्यपाल होते हैं, एम चेन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल और बलीराम भगत। तो लगाते टाइम तो एम चन्ना रेड्डी होता है और हटाते टाइम बलीराम भगत होते हैं। बीच में धनिक लाल जी जो है उनके पास अतिरिक्त चार्ज होता है, एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज होता है इनके पास। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। भैरव सिंह शेखावत की गवर्नमेंट जो है लगभग 2 साल के लिए रहती है। फिर 93 में जो है वापस इलेक्शन होंगे। अब देखो देखिए, फिर तो अब तो इजी है ना? अब तो कुछ बात ही नहीं है। फिर 93 में इलेक्शन होता है, सरकार बनती है भैरव सिंह शेखावत, 5 साल चलती है ना? फिर 98 सरकार बनती है अशोक गहलोत, 5 साल चलती है। फिर 2003 वसुंधरा वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम। उसके बाद 2008 अशोक गहलोत, 2013 वसुंधरा राजे। ठीक है, और 2018 अशोक गहलोत और 2023 श्री भजन लाल।
ये लगातार सीएम चल रहे हैं 5-5 साल, है ना? तो याद रखना, 5 इयर्स, 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 5-5 साल के लिए सरकार चलाते हैं। भैरव सिंह जी के बारे में बता देता हूँ, 1952 में पहले एमएलए बने थे, है ना? राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? इससे पहले 2 बार बन चुके हैं, 3 बार। उसके बाद में देखो देखे उपराष्ट्रपति बने थे, है ना? और ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं जब वो सीएम नियुक्त किए जाते हैं, ये सारी बातें हैं। तो कुछ मिला के मैंने आपको कोशिश की है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चले। देखो वापस एक बार घुमा देता हूँ आपको। सबसे पहला इलेक्शन 1952, उससे पहले जो तीन मनोनीत मुख्यमंत्री, पहले हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचार्य और उसके बाद में जयनारायण व्यास। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जयनारायण जी हार जाते हैं, टीकाराम जी पालीवाल बनते हैं। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं, केयर टेकर मुख्यमंत्री कहा जाता है। फिर जयनारायण व्यास आ जाते हैं। जयनारायण व्यास के बाद में जो इलेक्शन होता है दोनों कांग्रेस के बीच में, मोहनलाल सुखाड़िया जीत जाते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया आ जाते हैं। अगले इलेक्शन में मोहनलाल सुखाड़िया, उसके अगले इलेक्शन में मोहनलाल सुखाड़िया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया थोड़े कमजोर होते हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया चलते हैं 71 तक। उसके बाद आ जाते हैं बरकतुल्ला खां। अगले इलेक्शन होता है, वापस एक कांग्रेस को बहुमत, बरकतुल्ला खां बनते हैं, बरकतुल्ला खां का हो जाता है निधन। उनके स्थान पर आ जाते हैं हरिदेव जोशी, है ना? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद में अगले इलेक्शन की तरफ देखेंगे अपन। अगला इलेक्शन जो होता है उसमें हरिदेव जोशी हारने के बाद फिर नेक्स्ट किस तरीके से आगे बढ़ता है, वो सारी बातें अपन ने कर ली है। और उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, देखते हैं कि अगला इलेक्शन, जैसे वापस देखो आप एक बार, अगर आपको हरिदेव जोशी तक जाना हो तो आप सोच के देखो इलेक्शन कौन सा होगा, 72 से 77। तो अगला इलेक्शन यहाँ से नया घटनाक्रम आएगा। 77 में भैरव सिंह शेखावत जो है वो सरकार बनाएंगे। 80 तक चलेंगे। 80 के बाद फिर से कांग्रेस आ जाएगी। 80 में आपको ध्यान हो तो तीन बनेंगे, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा। फिर 85, 85 में फिर से तीन, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बाद शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी। 90 पहुंच गए। 90 में फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के बाद 93 से भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, ऐसे करके चलेंगे, अशोक गहलोत और फिर श्री भजन लाल। ये लगातार अपने चला है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो 67 में पहला लगा था, 77 में दूसरा लगा था, 80 में तीसरा लगा था और 92 से 93 में तीसरा लगा था। इस प्रकार मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको किस तरीके से मुख्यमंत्री पूरे याद हो और वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में छपे। कोशिश करना है कि इनके नोट्स बनाए, एक दो बार वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें याद होगी। थैंक यू।